नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पशुधन प्रसार अधिकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये स्पेशल सेशन आपके लिए एकदम गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज के इस मास्टर क्लास में हम आपके सिलेबस के भाग ए को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हमने हर एक टॉपिक को प्रीवियस एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से सेट किया है ताकि आप वही पढ़ें जो परीक्षा में सीधे पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नजर डालते हैं आज के हमारे रोड मैप पर। आज हम 5 मुख्य टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। दूसरा, प्रोटीन और उसके कार्य। तीसरा, विटामिन्स और एंजाइम। चौथा, समसूत्री कोशिका विभाजन। और अंत में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। ये वो बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो किसी भी जैविक प्रणाली को ऊर्जा देने और उसकी संरचना बनाने का काम करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स में जो चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आसान भाषा में समझें तो जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जुड़कर स्टार्च जैसा बड़ा पॉलीसैकेराइड बनाते हैं तो वे इसी लिंकेज के जरिए आपस में बंधे होते हैं। अब एक मजेदार बात सुनिए, कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र CxH2OY माना जाता है, लेकिन एग्जामिनर अक्सर इसके अपवाद पूछते हैं। जैसे एसिटिक एसिड इस फॉर्मूले में फिट तो बैठता है पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट होकर भी इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता। ये छोटे छोटे एक्सेप्शंस ही आपको मेरिट में ऊपर लाएंगे। यहां से सीधे MCQ बनते हैं दोस्तों। स्टार्च के 2 मुख्य घटकों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज स्टार्च का सिर्फ 15 से 20% हिस्सा है। ये पानी में घुल जाता है और इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, सिर्फ C1-C4 लिंकेज होता है। लेकिन एमाइलोपेक्टिन इसका उल्टा है, ये 80 से 85% हिस्सा घेरता है, पानी में बिल्कुल नहीं घुलता, और सबसे बड़ी बात, इसमें C1-C6 लिंकेज वाली शाखाएं यानी ब्रांचिंग होती है। कार्बोहाइड्रेट के बाद अब लिपिड यानी फैट्स को देखते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि लिपिड हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में सीधे 2 गुनी ऊर्जा देते हैं। और सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, अगर हमारे शरीर में लिपिड ना हो तो वसा में घुलनशील विटामिन जैसे A, D, E और K शरीर में अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा ये हमारी गुर्दे और आंखों जैसे नाजुक अंगों को झटके लगने से बचाते हैं और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, प्रोटीन और उनके कार्य। ये हमारे शरीर के असल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आपको पता है, प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से आया है, जिसका मतलब ही होता है सबसे ज्यादा अहम। और प्रोटीन बनते कैसे हैं? अल्फा अमीनो अम्लों से। ये अमीनो अम्ल एक दूसरे से जिस मजबूत धागे से जुड़े होते हैं उसे ही हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ही जरूरी टर्म है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड्स जिन अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं वो 2 तरह के होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक। प्रोटीन में कुल 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से 9 आवश्यक हैं। आवश्यक का सीधा सा मतलब है कि हमारी बॉडी इन्हें खुद नहीं बना सकती, इसलिए इन्हें हमें अपने खाने से ही लेना पड़ता है। वैलिन और ल्यूसीन इसके बेहतरीन उदाहरण है। जो अनावश्यक हैं वो शरीर खुद बना लेता है, इसलिए उनकी बाहर से कोई खास टेंशन नहीं होती। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 3 मुख्य लेवल होते हैं और इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला, प्राथमिक संरचना, जो एक सीधी सिंपल चेन की तरह है। फिर आती है द्वितीयक संरचना, जहां असली खेल शुरू होता है। यहां ये चेन अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट में मुड़ जाती है। और ध्यान दीजिएगा, इन मुड़ी हुई संरचनाओं को एक जगह रोक कर रखने का काम हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं। अंत में तृतीयक संरचना, जो इस पूरी चेन का एक कॉम्प्लेक्स 3D रूप होता है। चलिए एक संभावित प्रश्न पर विचार करते हैं, जो पहले भी कई बार घुमा फिराकर पूछा गया है। प्रोटीन के विकृतीकरण यानी डीनेचरेशन के दौरान असल में टूटता क्या है? जब तापमान बढ़ता है या pH बदलता है तो प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा कैच यही है कि उसकी प्राथमिक संरचना पर कोई असर नहीं पड़ता, वो बिल्कुल बरकरार रहती है। उबला हुआ अंडा इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, विटामिन और एंजाइम। ये हमारे शरीर के सूक्ष्म स्तरीय नियंत्रक हैं। एंजाइम क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। ये रासायनिक रूप से प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन इनका काम बहुत ही खास होता है, हमारे शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं की स्पीड को बढ़ाना। और ये बहुत ही चूजी होते हैं, मतलब हर रिएक्शन के लिए एक खास एंजाइम ही काम करता है। अब ये जो टेबल है इसे आप लोग बिल्कुल पक्का याद कर लीजिए।
पशुधन प्रसार अधिकारी परीक्षा में विटामिन, उनके स्रोत और उनसे होने वाली बीमारियों को मैच करने वाले सवाल बहुत आम हैं। विटामिन ए से रतौंधी, B1 से बेरीबेरी, C से स्कर्वी और D से रिकेट्स। ये टेबल आपको एग्जाम में सीधे नंबर दिलवा सकती है। चलिए एक क्विक टेस्ट लेते हैं आपकी तैयारी का। अगर चोट लग जाए तो खून का थक्का जमाने के लिए कौन सा विशिष्ट विटामिन जिम्मेदार होता है? बिल्कुल सही, विटामिन के। ये एक ऐसा पॉइंट है जो प्रीवियस एग्जाम्स में अनगिनत बार पूछा जा चुका है। अब आते हैं हमारे चौथे और बेहद दिलचस्प टॉपिक पर, समसूत्री कोशिका विभाजन यानी माइटोसिस। जीव बढ़ते कैसे हैं और अपनी मरम्मत कैसे करते हैं, उसका राज यहीं छिपा है। माइटोसिस मुख्य रूप से 4 स्टेप्स में होता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब आपको इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे खास बात याद रखनी है वो ये कि इस विभाजन के बाद ठीक 2 द्विगुणित यानी डिप्लॉयड कोशिकाएं बनती हैं। इसका मतलब है कि गुणसूत्रों की संख्या वैसी ही रहती है, बिल्कुल नहीं बदलती। इसीलिए ये हमारी ग्रोथ और चोट लगने पर सेल्स की मरम्मत के काम आता है। और हमारा आज का आखिरी सेक्शन है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या मेयोसिस। ये माइटोसिस से थोड़ा अलग है और बहुत ही स्पेसिफिक काम के लिए होता है। इन दोनों के बीच का अंतर एग्जामिनर्स का फेवरेट एरिया है। देखिए, माइटोसिस जहां सिर्फ वृद्धि और मरम्मत के लिए 2 डिप्लॉयड कोशिकाएं बनाता है, वहीं मियोसिस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ यौन प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इसमें एक नहीं बल्कि 2 विभाजन होते हैं और रिजल्ट के तौर पर 4 हैप्लॉइड यानी अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। इनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। मियोसिस में जो प्रोफेज 1 होता है ना, वो बहुत लंबा और पेचीदा होता है। इसके 5 अलग अलग सबफेज होते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। और इसमें जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है जिस पे सवाल बनता है वो है क्रॉसिंग ओवर। इसी स्टेप में गुणसूत्रों के बीच जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली होती है, जिससे हम सब में जेनेटिक डाइवर्सिटी या विविधता आती है। सिलेबस के एक और एडवांस्ड पॉइंट को टच करते हैं, सेल साइकिल के मॉलिक्यूलर ड्राइवर्स। ये वो अणु हैं जो पीछे से पूरे कोशिका चक्र को चलाते हैं। सीडीकेज और साइक्लिन वो रेगुलेटर्स हैं जो तय करते हैं कि सेल साइकिल अगले स्टेप में कब जाएगी। और साथ ही डीएनए पॉलीमरेज जैसे एंजाइम डीएनए की एकदम सटीक कॉपी बनाने का काम संभालते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, मियोसिस के दौरान होने वाला ये क्रॉसिंग ओवर किसी भी प्रजाति को धरती पर बचाए रखने के लिए इतना जरूरी क्यों है? जवाब सीधा सा है, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जो जेनेटिक डाइवर्सिटी लाता है, और यही डाइवर्सिटी बदलती हुई दुनिया में सर्वाइवल की सबसे बड़ी चाबी है। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपकी परीक्षा की तैयारी को एक मजबूत दिशा मिली होगी। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।